हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2 में एक टॉपिक है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। दोस्तों, इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत ही स्टैटिक पार्ट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। यहाँ जो भी डेट्स हो गया और जो भी सेक्शंस हो गए उसे, तो यहाँ पे हम देखते हैं। इससे लास्ट ईयर भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और स्टैटिक क्वेश्चन है। तो आपको अगर अच्छे से याद होगा तो आप अच्छे से कर सकेंगे। तो देखते हैं हम इस चैप्टर को अच्छे से। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 regulates the payment of wages of certain classes of employed person। ठीक है, certain class के employed person जो भी sections में दिए हुए हैं उस टाइप के जो भी employed person होते हैं, ये एक्ट जो है उन्हीं पे लागू होता है। In the initial stages of industrialization, workers had to suffer from delays in payment of wages, arbitrary deduction, and other unfair practices on the part of employer। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था तो एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर्स को बहुत पेमेंट की बहुत प्रॉब्लम थी। उन्हें बहुत लेट से पेमेंट किया जाता था। उनके पेमेंट में से अनऑथराइज डिडक्शन कर लिए जाते थे, जैसे कि अगर वो एक दिन अब्सेंट हुए तो 2 दिन का पैसा कट कर लिया जाता था। उन्हें टाइम पे पेमेंट नहीं करना, उन्हें पूरा पैसा नहीं देना, ये सब प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स, irregularities committed by the employers were brought into the notice of the Royal Commission of Labor in India। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है रॉयल कमीशन ने नोटिस किया और एक रिपोर्ट सबमिट किया 1931 में। ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट कब सबमिट हुआ? 1931 में। in pursuance of the recommendation of the commission, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे the payment of wages act was passed in 1936। इंपॉर्टेंट है, पास कब हुआ ये? 1936 में। एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 28 मार्च 1937। ये इन्फोर्स्ड कब हुआ? 1937 में 28 मार्च। डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्स में क्या करते हैं, ईयर को सेम रख देते हैं, डेट चेंज कर देते हैं। कभी कभी डेट को सेम रखते हैं, ईयर को चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू इंश्योर टू वर्कर पेमेंट ऑफ देयर अर्न्ड वेजेस ऑन ड्यू डेट विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शन। मेन एम जो है, वर्कर को पेमेंट जो है ड्यू डेट पे मिले, टाइम पे मिले और कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन ना हो। द एक्ट वाज नॉट अप्लाइड टू पर्सन whose wages exceeded 1600 per month। This limit was raised from 1000 by amending the act in 1982। Now this limit is 24,000। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये इसमें 24,000 अभी का लिमिट है, और ये जब एक्ट आया था उस टाइम ये 1000, और ये 1982 के अमेंडमेंट में इसका जो वेज, ये जो भी लिमिट था वो 1600 था। तो आप ये मेन हो गया आपका, ये दोनों पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद जरूर रखें। अब 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन क्या है? एम्प्लॉयर का पूछ सकता है, एम्प्लॉयड पर्सन का पूछ सकता है। तो क्या है, पहले ये वेज ऑफ पेमेंट एक्ट है, तो पहले किसके लिए है? ये एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है। तो पहले में क्या आ जाएगा? एम्प्लॉयड पर्सन आ जाएगा। तो सेक्शन 2(1) एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयड पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इसी के अंदर आ जाएगा और एम्प्लॉयड पर्सन भी। एम्प्लॉयर सेक्शन 2(1)(a) 1(a) है, एम्प्लॉयर इंक्लूड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। ठीक है, तो
ये याद रखिए। और क्या आता है सेक्शन 2 में ही, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है सेक्शन 2 इट इंक्लूड्स, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 2 में क्या क्या इंक्लूड है, ट्रेनवे और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस engaged in carrying passenger or goods or both for hire or reward, air transport service other than such service which is exclusively employed in the military, naval or air force or the civil aviation department, duck, wharf or jetty, inland vessel mechanically propelled, mine, quarry or oil field, plantation or any workshop or establishment is included if they involve the production, adoption and manufacturing of article for use, transport or sale. ये सब इंक्लूड होंगे। दो बार आप रीड कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जब आएगा सामने तो आपको ऑप्शन देखकर समझ में आ जाएगा। एनी एस्टेब्लिशमेंट इन विच वर्क रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और maintenance of building, roads, bridge or canal, navigation, irrigation or distribution of electricity or any other form of power is being carried on. ठीक है, ये सब टाइप का अगर वर्क है, any other establishment notified by the appropriate government. ठीक है, wages वेरी इंपॉर्टेंट। वेजेस का सेक्शन पूछा जा सकता है, क्या है सेक्शन 2(4). वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन whether by way of salary, allowances, otherwise expressed in term of money, मनी के टर्म में होना चाहिए, वो सारा वेजेस कहलाएगा। तो एक्सप्रेशन वेजेस इंक्लूड, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, कुछ टर्म है जो इंक्लूड होगा, कुछ है जो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये कोई इसी पे क्वेश्चन आया था, कौन क्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या है ये देख लीजिए। एंड रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर रिवॉर्ड और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, जो भी अवार्ड है दो पार्टी के बीच में सेटलमेंट करने के लिए। एनी एडिशनल रिम्यूनरेशन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट विदर कॉल्ड अ बोनस और एनी अदर नेम, अगर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एडिशनल रिम्यूनरेशन है, वो अगर रिम्यूनरेशन के टर्म में अगर उसे पेमेंट दिया जा रहा है तो चाहे उसे बोनस कह ले तो वो आएगा। Any remuneration to which the person employed is entitled in respect of overtime work or holidays or leave period, अगर इस तरह के काम में ओवरटाइम वर्क करता है, हॉलीडे के नाम पे अगर उसे कुछ मिलता है और एनी लीव पीरियड के नाम पे उसे कुछ मिलता है तो ये वेजेस में इंक्लूड होगा। एनी सम विच रीजन ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मेन यही है। अब बाकी आप एक बार रीड कर लें। ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इज लायबल अंडर एनी अदर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ सच सम whether with or without deduction but does not provide for the time within which payment has to made। ठीक है, तो मेन क्या क्या इंक्लूड होगा हमें देखना है। तो इतना हो गया। एनी सम टू विच the person employed is entitled under any other scheme framed under any law or the time being enforced। ठीक है, ये एक लॉ है तो इसमें इस टाइप के टर्म्स आपको पढ़ने मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है कि द एक्सप्रेशन वेजेस डज नॉट इंक्लूड, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे द बोनस डिक्लेयर वॉलंटरली, ठीक है, इसके पहले जो दिया था अदर पेमेंट में, तो बोनस जो था वो इन टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर पे किया जा रहा है एज अ रिम्यूनरेशन, यहाँ पे क्या है नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, मेडिकल अटेंडेंस और अदर अमेनिटी, any services excluded from computation of wages by a general or specific order of the state government। और भी कुछ सर्विसेज जो है अगर गवर्नमेंट के द्वारा उसे एक्सक्लूड करने के लिए बोला गया हो कि नहीं ऐड करना है वेजेस में, तो वो सब चीज नहीं इंक्लूड होंगी। और क्या है द कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड। तो आप इसे याद कर ले या वो क्या इंक्लूड होगा उसे याद कर ले, तो आपको ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड आप लगाकर ऑप्शन को कर सकते हैं क्वेश्चन को।
ठीक है। तो पेंशन और प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट एक्रूड, ये सब नहीं आएगा। एनी ट्रैवलिंग अलाउंसेस और वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, ये भी नहीं आएगा। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे सोशल स्पेशल एक्सपेंसेस, ठीक है। स्पेशल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड, ये रेड से लिखा हुआ है, आप इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लें, क्या नहीं आएगा और क्या क्या आएगा। आप अगर टेबल बनाकर लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा। एनी ग्रेचुइटी, ठीक है, ग्रेचुइटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रेचुइटी क्या है? ये अगर कोई किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम करता है और वो जब टर्मिनेट होता है तो उसे कुछ अमाउंट दी जाती है, उसी को ग्रेचुइटी कहते हैं। इसका एक रूल है कि 5 साल से ज्यादा वो काम करना चाहिए, तो ये भी वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। Whether house rent or wages depends on the term of contract. It is so if payment is compulsory, otherwise it is not. अगर पेमेंट कंपलसरी है तो ये इंक्लूड होगा, अगर नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ये उसके टर्म्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना चीज नहीं होगा, और जो भी आप इसमें आपको जो सही लगे आप उसे याद कर लीजिए। रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट जो भी ये पेमेंट होगा वेजेस किस तरह से होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सब इसका क्या है, फिक्सेशन का रूल्स क्या है। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, इसका टाइम पीरियड कैसे फिक्स होगा। सबसे पहले तो सेक्शन 3, यहाँ पे ये जो सेक्शन 3 है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 shall fix period known as wage period in respect of which such wages shall be payable। जो भी पीरियड फिक्स किया जाएगा उसके मतलब उसी रेस्पेक्ट में उसे पेमेंट मिलना चाहिए। अ वेज पीरियड शैल नॉट बी एक्सीड 1 मंथ, और जो भी वेज पीरियड है वो 1 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। पर डे हो सकता है, कम हो सकता है, 1 मंथ से ज्यादा का नहीं हो सकता, मतलब उसको उतना दिन का पेमेंट मिलना ही चाहिए। ये सेक्शन 4 में दे रखा है। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम पीरियड क्या है। If number of person in a factory, an industrial establishment or railway including daily rated worker is less than 1000, wages must be paid before the expiry of 7 days after the last day of wage paid। तो यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे ये याद रखें, यहाँ पर्सन जो भी है थोड़ा सा इसे रीड कर लीजिए। इंडस्ट्रियल है, एस्टेब्लिशमेंट जो भी रेलवे इंक्लूडिंग, तो ये क्या है, लेस देन 1000 होगा और बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7 days। In other cases, wages must be paid before the expiry of 10th days after the expiry of the wage period। ये हो गया अदर केसेस में। और in the case of person employed on dock, mine, work or jetty, the balance of wages found due on completion of final tonnage account of the ship or wagon loaded or unloaded shall be paid before the expiry of 7 days after such completion। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, where employment of any person is terminated, अगर किसी पर्सन का एम्प्लॉयमेंट मतलब वो जॉब से उसे हटा दिया जाता है, बाय ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर द वेजेस अर्न बाय हिम शैल बी पेड। अगर उसे हटा दिया जाता है और उसका कुछ वेजेस ड्यू है तो उसे सेकेंड वर्किंग डेज पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। जब उसे हटाया जा रहा है उससे, मान लेते हैं अगर सैटरडे को हटा रहा है, संडे को वर्किंग डेज तो नहीं है, तो मंडे ट्यूसडे को उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से वर्किंग डेज का यहाँ पे बहुत ये है, इंपॉर्टेंट है, वर्किंग डेज पे ही होगा ये जो भी होगा। फिफ्थ में क्या, इफ एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी रीजन, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बंद होने के रीजन पे, अदर देन वीकली और अदर रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे, वेजेस विल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डेज, ठीक है। सेकेंड वर्किंग डेज फ्रॉम द डे विच ऑन एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग टर्मिनेटेड, जब भी टर्मिनेट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट, अगर एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो रहा है या कोई भी रीजन से, तो वो भी सेकेंड डेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में बी जनरल और बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर exempt the person responsible for the payment of wages from operation of the above provision in certain cases। इस पे जो भी
स्पेशल जो रूल्स बना सकता है, स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है, ये किसके अंडर में है? ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो भी रूल्स कौन एग्जाम्प्ट कर सकता है, रूल्स कौन बना सकता है इसके लिए, तो ये हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। यहाँ पे क्या है? ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड ऑन वर्किंग डे। इंपॉर्टेंट है, वर्किंग डेज में होगा, और ये सेक्शन 5 में दे रखा है। मीडियम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करेंट क्वाइन और करेंसी नोट्स और बोथ। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, जो भी करेंट में क्वाइन चल रहा हो, जो भी करेंसी अभी चल रहा हो, उसी में वेज जो है पेमेंट किया जाना चाहिए। सेक्शन 6 में क्या कहा रहा है? द एम्प्लॉयर में आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिटन परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन पे हिम वेजेस इधर बाय चेक और बाय क्रिएटिंग द वेजेस इन द बैंक अकाउंट। अमेंडमेंट, ये किस अमेंडमेंट में सेक्शन 6 को ये कहा गया है? ये रिटन परमिशन लेकर, पर्सन का रिटन परमिशन लेकर कि वो पेमेंट को करेंसी और नोट्स में ना देकर चेक के थ्रू और बैंक अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम वेजेस सेक्शन 7(2). डिडक्शन, बहुत सारा डिडक्शन है ये, जिसमें इंपॉर्टेंट है, अगर सीधा डिडक्शन पूछ दे तो डिडक्शन सेक्शन 7 होता है, और ये फाइन जो है वो सेक्शन 8 में आता है। अब देखते हैं डिडक्शन क्या है। डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी हो गया, डैमेज ऑफ लॉस हो गया, एकोमोडेशन एंड सर्विसेज हो गया, रिकवरी ऑफ एडवांस, रिकवरी ऑफ लोन, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस स्कीम 13 हो गया। यहाँ पे इलीगल डिडक्शन, इलीगल डिडक्शन क्या है? एनी डिडक्शन अदर देन दोज ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ एक्ट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड इलीगल डिडक्शन। ऐसा हर वो डिडक्शन जो कि ऑथराइज्ड, मतलब इसके अंदर के अलावा जो भी डिडक्शन है वो इलीगल डिडक्शन कहलाएगा। मतलब जो दिया है वही डिडक्शन हो सकता है, बाकी सारा इलीगल डिडक्शन कहलाएगा। लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है? सेक्शन 7(3). तो यहाँ लिमिट्स क्या है, कितना डिडक्ट किया जा सकता है? तो द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड। जो भी किसी पर्सन को जो वेजेस मिल रहे हैं उससे इससे ज्यादा नहीं कर सकता, किससे? 75% इफ द डिडक्शन इंक्लूड पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, और 50% इन एनी अदर केसेस। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रही है कंपनी तो 75% से ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकती, और इसमें 50% से इन अदर एनी केसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 13(a). एवरी पर्सन मस्ट मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। जो भी एम्प्लॉयर है, एवरी एम्प्लॉयर मतलब कि सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो उनको रजिस्टर कर मतलब मेंटेन करना जरूरी है। और वो रजिस्टर में क्या क्या रिकॉर्ड करना जरूरी है? जो भी इंपॉर्टेंट दिया है, द वर्क परफॉर्म बाय द पर्सन एम्प्लॉयड, wages paid to him, the deduction made from his wages, the receipts given by him। जो भी उनको दिया गया है, जो भी वेज पे किया गया है, जो भी उनका काम है, और जो डिडक्शन किया गया है, ये सब जरूरी है उसमें रिकॉर्ड करना। यहाँ पे एक नोट दिया है, देख लीजिए क्या है। द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के फॉर्म में रजिस्टर होना चाहिए। It shall be preserved for a period of 3 years। 3 साल के लिए ये रखना होगा उनको। आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री मेड देयर इन। जब भी लास्ट एंट्री किया गया हो वेज पेमेंट का, उसके 3 साल तक वो रजिस्टर या रिकॉर्ड जो है वो कंपनी में होना चाहिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का को क्या राइट्स हैं? Every employer has the right to deduct from the wages of worker an amount not exceeding his wages for 8 days as may be by any term be due to employer in lieu of due notice if the worker
together with 10 or more workers absent himself from duty without notice or without any reasonable cause or go on strike or resort to stay in strike। सेक्शन क्या है ये? 9(2)। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि एम्प्लॉयर का राइट क्या है, 8 दिन की वेज को वो डिडक्ट कर सकता है। कब? अगर वर्कर जो है खुद और 10 लोगों के साथ अब्सेंट करता है और स्ट्राइक करता है बिना नोटिस के, ये इंपॉर्टेंट है कि बिना नोटिस के करता है तब। नेक्स्ट, राइट ऑफ एम्प्लॉइज, एवरी वर्कमैन इन entitled to receive his wages in prescribed wage period in cash or by check or by credit to his bank account। सेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसको राइट है कि वो कैश में और जो भी है प्रिस्क्राइब किया गया उसमें उसको वेज मिलना, मतलब उसका राइट है, उसको वो मिलना चाहिए। टू रिफ्यूज टू अग्री टू एनी डिडक्शन एंड फाइन अदर देन दोज ऑथराइज्ड अंडर द एक्ट। जो भी डिडक्शन है जो सेक्शन 7-8 में दिए गए हैं, इसके अलावा वो किसी भी डिडक्शन को मना कर सकता है। और क्या है? अप्रोच विद इन 6 months द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू क्लेम अनपेड और डिलेड वेजेस, अनऑथराइज्ड डिडक्शंस एंड फाइन्स अलोंग विथ कंपनसेशन, सेक्शन 15-16। ठीक है, तो वो अप्रोच कर सकता है या कंप्लेन कर सकता है विद इन 6 months। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने दिन के अंदर उनको करना होगा? विद इन 6 months। जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उनको किस लिए कर सकता है? अगर उसे पेमेंट नहीं दिया गया है, पेमेंट में लेट हो रहा है या अनफेयर डिडक्शन कर लिया गया है अमाउंट को, तो ये फाइन है, कंपनसेशन अगर उन्हें चाहिए, फाइन चाहिए, ये सब में वो विद इन 6 months कंप्लेन कर सकते हैं। टू अपील अगेंस्ट द डायरेक्शन मेड बाय अथॉरिटी इफ द अमाउंट ऑफ वेज क्लेम्ड एक्सीड ₹100, सेक्शन 17। ये 100 नहीं, इसको मैं कट कर देती हूँ, ये अमाउंट चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसे लेटेस्ट में देखना होगा कि अभी का क्या अमाउंट है। ये उस टाइम के लिए है जब ये लॉ बनी थी, तो सेक्शन 17 में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पेनाल्टीज, पेनाल्टीज फॉर ऑफेंस अंडर द एक्ट। किसी भी एक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का कुछ सेक्शन होता है और पेनाल्टी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितनी पेनाल्टी है और सेक्शन क्या होता है पेनाल्टी का, तो सेक्शन 20 है, पेनाल्टी 20, ऐसे याद कर लीजिए। तो वेजेस एक्ट का पेनाल्टी 20, सेक्शन 20। ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 2005 अमेंडमेंट्स में है। रीजंस फॉर पेनाल्टी, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। रीजंस क्या है? अनरीजनेबल डिडक्शन, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं अनरीजनेबल डिडक्शन हो रहा है। एक्सेस डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, 1 दिन के बदले 2-3 दिन की सैलरी काट ली जाती थी। एक्सेस डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस टू एम्प्लॉयर, अगर कुछ लॉस हुआ है और कम लॉस हुआ है बट उनकी सैलरी में से ज्यादा अमाउंट काट लिया जाता था, अगर वर्कर की वजह से कुछ लॉस हुआ हो तो उसमें बहुत ज्यादा डिडक्ट कर लिया जाता था। एक्सेस डिडक्शन फॉर हाउस एकोमोडेशन, एमेनिटी एंड सर्विसेज, अगर उन्हें हाउस और कुछ भी सर्विसेज दी जाती थी, लाइटिंग की, वाटर की, कुछ भी, तो वो एक लिमिट में नहीं काट कर जो भी वो ज्यादा काट ली जाती थी। तो ये डिडक्शन, मतलब यही रीजन है पेनाल्टी की। क्या है, क्या कब क्या हो सकता है ये देखना है हमें। पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 बट विच मे एक्सटेंड टू 7500 रुपीज इफ वेज पीरियड एक्सीड 1 month। ये रीजंस दिए हुए हैं, इस केस में इतना फाइन हो सकता है। तो क्या क्या है आपको याद हो जाएगा, अगर आप एक बार रीड अच्छे से रीड कर ले या 2 बार देख ले आपको याद हो जाएगा। फेलर इन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन द वर्किंग डे, वेज नॉट पेड इन फॉर्म ऑफ करेंट कॉइन और करेंसी नोट्स और इन बोथ, अगर ये सब है, ये मेन रीजन रहा है स्टार्टिंग से ही। फेलर टू मेंटेन रिकॉर्ड और कलेक्ट फाइन फ्रॉम एम्प्लॉय, improper uses of fine collected from employees, failure to employees to display notice containing such abstract of the act or rule made
ये सारे रीजंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड है पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड 3000 रुपीज से। 3000 कब होगा, ये सारे रीजंस है। whoever obstruct an inspector in discharge of his duty under this act, जो भी इंस्पेक्टर होगा अगर वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा हो, whoever willfully refuse to produce and demand on inspector any register or other document, whoever refuse or willfully neglect to afford an inspector any reasonable facility for making any entry, inspection, examination, supervision and inquiry authorized by under this act, ये सारे रीजंस हो जाएंगे, तब पेनल्टी जो है वो 3000 तक हो सकती है। और क्या है, पनिशेबल फाइन विथ विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 बट मे बी एक्सटेंड टू 7500, जो भी रिपीट करेगा ये ऑफेंस, ये वाले ऑफेंस को अगर कोई रिपीट करता है तो उनको क्या हो सकता है, 1 महीने से नॉट लेस देन 1 मंथ बट जेल हो सकती है उन्हें एक्सटेंड टू 6 मंथ, ठीक है, 1 मंथ से ज्यादा 6 मंथ तक। और फाइन जो है वो हो सकता है कितना, 3750 मतलब 3750 रुपीज, और ये कितना हो सकता है ज्यादा बढ़कर, अगर वो रिपीट करते हैं उस ऑफेंस को तो ये 20,500 हो जाएगा। अब क्या है, पेमेंट ऑफ अनडिस्बर्स्ड वेजेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, सेक्शन कितना है 25 है, ये इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय अगर किसी को नॉमिनेट करके रखा है तो पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉय, नॉमिनेटेड पर्सन को पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है तो जो भी एम्प्लॉयर है वो वेज को डिपॉजिट कर देगा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, ठीक है, और एम्प्लॉयर शैल बी डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी टू पे दोस वेजेस, वो इस लायबिलिटी से हट मतलब रिमूव हो जाएगा, वो अपना अथॉरिटी को जमा कर दिया पैसा और वो अब उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। और क्या कर सकता है, वेयर नो सच नॉमिनेशन, अगर जो एम्प्लॉय है वो ऐसा कुछ नॉमिनेशन अपना नॉमिनी नहीं रखा है, इस केस में क्या है, जो भी पैसा होगा वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास एम्प्लॉयर के द्वारा जमा कर दिया जाएगा, और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि उसको उस अमाउंट के साथ कैसे डील करना है, किसे देना है, ये अब उसकी ड्यूटी होगी। यहाँ पे कंप्लीट होता है ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और भी बहुत सारे इस पे लेक्चर्स हैं, आप जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।